महिला सो रही थी जब अनजाने में एक बड़ा सांप उस पर रेंगता हुआ आया। हमला करने के बजाय सांप ने उसे प्यार से देखा। यह सांप वही आत्मिक सांप था जिसे श्याओमी दिन में ढूंढ रही थी। कुछ ही देर बाद श्याओमी चौंक कर जाग गई। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत उठकर बैठ गई और अपने पीछे देखने लगी और उसे खिड़की के पास एक सांप की पूंछ जरूर मिली। एक बड़ा सांप धीरे धीरे बिस्तर पर रेंगता हुआ आया। उसका मुंह खुला हुआ था, श्याओ शुआई को डसने के लिए तैयार। खुशकिस्मती से श्याओमी ने समय रहते सांप को उसके जरूरी हिस्से से पकड़ लिया, फिर गुस्से में खिड़की की तरफ दौड़ी और उसे बाहर फेंक दिया। सो रही श्याओ शुआई को देखकर उसे लगा कि मरने का इंतजार करना कोई विकल्प नहीं है। गुस्से में वह तेजी से बाग में घुस गई। इधर उधर देखने पर भी आत्मिक सांप न देखकर वह अचानक पलटी और सांप उस पर झपट पड़ा। ज्याओ मेई ने हाथ बढ़ाकर सांप को फिर से पकड़ लिया और उसे चेतावनी दी कि वह ज्याओ शुआई को नुकसान न पहुंचाए और कहा कि वह उसका सबसे प्रिय व्यक्ति है। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। उसने सांप से कहा कि वह उसे परेशान करना बंद करे। उसने अपनी जान देने की बात कही और फिर सांप को फेंक दिया। तभी रसोइया आया और ज्याओ मेई को रोकते हुए कहा कि उसे उस सांप का इतना अनादर नहीं करना चाहिए जो उसकी रखवाली कर रहा है, और उसे बताया कि सांप जो कुछ भी करता है वह उसके भले के लिए करता है। लेकिन ज्याओ मेई प्यार में अंधी हो चुकी थी और उसकी एक न सुनी और हमेशा ज्याओ शुआई के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। रसोइया चुप ही रह सका। हालांकि उस दिन के बाद से वो परिवार की जागीर में समय समय पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। चिड़ियां लगातार चहचहाती रहती और मरे हुए मगरमच्छ बेवजह आंगन में दिखाई देते। यहाँ तक कि वह आत्मिक सांप जो पहले दिन कभी नहीं दिखा था नौकरों को डराने के लिए बाहर आ जाता। भंडारी के आते ही वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता। भंडारी को एहसास हुआ कि यह सब आत्मिक सांप का ही काम था। श्याओमी के नीचे आने का फायदा उठाकर उसने उसे आत्मिक सांप की बदला लेने की योजना के बारे में बताया। हालांकि श्याओमी ने कहा कि वह और आत्मिक सांप अब से अलग रहेंगे और भंडारी से जल्दी से सब कुछ साफ करने को कहा। वह नहीं चाहती थी कि श्याओ शुआई यह देखे, इसलिए उसने उसे निर्देश दिया कि जैसे ही वह उठे उसे पुराने घर से निकाल दे। घर लौटने के बाद श्याओ शुआई तलाक पर बात करने के लिए अपनी पत्नी दा पियाओलियांग के पास गया। वह चाहता था कि उसकी पत्नी उसे और श्याओमी को साथ रहने दे, इसलिए उसने सच्चे दिल से घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। लेकिन इससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। भले ही उनके मन में एक दूसरे के लिए कोई भावना न हो, फिर भी वे पति पत्नी थे। लेकिन दा पियाओलियांग उसे इतनी आसानी से जाने देने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि वह उसे तलाक दे सकती है, लेकिन उसे खाली हाथ जाना होगा। यह कहने के बाद वह मुड़ी और चली गई। इसने ज्याओ शुआई को दुविधा में डाल दिया। इतने सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद वह कंगाल हो गया। एक दिन दा पियाओलियांग ज्याओ मेई की कंपनी में आया और कर्मचारियों के सामने पूछा कि क्या किसी और के पति को चुराना अनैतिक है। ज्याओ मेई इतनी गुस्से में थी कि उसने यह कहते हुए वापस लड़ना शुरू कर दिया कि अगर उसका पति होता तो शायद उसे कोई और नहीं चुराता। जैसे ही उसने यह कहा दा पियाओलियांग रो पड़ी और कुछ बहुत ही चालाकी भरी बात कही। उसी समय ज्याओ शुआई आ गया और दा पियाओलियांग को पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद उसका साला भी आ गया, लेकिन इस सम्मानित ज्याओ शुआई ने सार्वजनिक रूप से ज्याओ मेई का हाथ पकड़ लिया। श्याओ मेई जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी और अपने देवर से माफी मांगने लगी। हालांकि इससे दा पियाओलियांग को एक और बहाना मिल गया, यह कहकर कि श्याओ मेई एक वेश्या है जिसने पैसों के लिए खुद को बेच दिया है। उसकी बातें और भी अपमानजनक होती गईं। यह देखकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने श्याओ मेई को खींचकर दूर कर दिया। श्याओ शुआई आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे रोक दिया। फिर सुरक्षा कर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब श्याओ मेई और उसकी सबसे अच्छी दोस्त बाहर आईं, तो देवर ने श्याओ शुआई को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। बड़ी बहन दा पियाओलियांग उसे रोक नहीं पाई और सुरक्षा कर्मियों की मदद से ही छोटे देवर को खींचकर दूर किया जा सका। श्याओ शुआई कहीं और न जाने के कारण केवल पुराने घर में आकर श्याओ मेई से आश्रय मांग सकती थी। हालांकि जब श्याओ शुआई बाहर थी तो गृह स्वामी ने श्याओ मेई को फिर से याद दिलाया कि सांप श्याओ शुआई को जाने नहीं देगा। उसके बोलने से पहले ही हंगामा मच गया। अंदर एक युवा जोड़ा मीठी मीठी बातें कर रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक बड़ा सांप उन्हें पेड़ पर से देख रहा है। जब श्याओ मेई ने सांप को देखा तो उसने श्याओ शुआई को धक्का दिया और अकेली खिड़की के पास चली गई। उसने सांप से कहा कि वह श्याओ शुआई को परेशान करना बंद करे, और इस तरह दोनों घर में ही लड़ने लगे, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं था। हालांकि जब श्याओ मेई ने अपना नृत्य समाप्त किया और कमरे से बाहर निकली तो उसे जमीन पर सांप के पैरों के निशान मिले। पैरों के निशानों का पीछा करते हुए हॉल में पहुंचने पर उसे सचमुच एक आत्मिक सांप मिल गया। लेकिन सम्मान दिखाने के बजाय श्याओ मेई चिल्लाने लगी और सांप से उसे मार डालने की मांग करने लगी, यह कहते हुए कि मरने के बाद भी श्याओ शुआई के लिए उसका प्यार कम नहीं होगा। यह सुनते ही आत्मिक सांप ने उसे काट लिया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। फिर से काट लिया।
भयभीत होकर श्याओ मेई तुरंत जमीन पर बैठ गई। श्याओ मेई के अनियमित व्यवहार को देखकर उसकी गलती से क्रोधित आत्मिक सांप चिल्लाया और मेज पर रखे एक फोटो फ्रेम को तुरंत गिरा दिया। कुछ और काटने के बाद आत्मिक सांप चला गया। जब श्याओमी ने फोटो फ्रेम उठाया तो उसने देखा कि यह एक चेतावनी थी। वह किसी की रखैल नहीं बनना चाहती थी। हालांकि कुछ घंटों बाद श्याओमी की अवज्ञा से परेशान गृहस्वामी एक पेड़ के नीचे अकेले पीने चला गया। अचानक उसने एक फुफकारने की आवाज सुनी। वह आवाज का पीछा करते हुए नदी के किनारे तक गई, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे लगा कि उसने बहुत ज्यादा पी लिया है जब अचानक टमाटर सॉस की कुछ बूंदें उसके सिर पर गिर गईं। उसने उसे पहुंचा और नीचे देखा। तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। उसने डर के मारे ऊपर देखा और एक सांप को देखा। तुरंत बाद एक बिल्ली का शव नीचे गिर गया। गृहस्वामी ने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और श्याओमी के जीवन की याचना की, लेकिन इस बार सांप वास्तव में क्रोधित लग रहा था। अपना मुंह चौड़ा करके गृहस्वामी पर फुफकार रहा था, मानो उसे श्याओमी पर नजर रखने के लिए कह रहा हो, कुछ भी अपमानजनक मत करो। कुछ दिन बीत गए और जाओ शुआई ने अपनी पत्नी दा प्याओ लियांग का फोन आने के बाद ही घर लौटने का फैसला किया। जाने से पहले नौकरानी ने ज्याओ शुआई को बताया कि उसने और ज्याओ मेई ने नैतिकता की सीमा लांग दी है और उनके कृत्य पापपूर्ण है। हालांकि ज्याओ शुआई ने कहा कि यह एक सांसारिक दृष्टिकोण है और नौकरानी को अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताया। पता चला कि ज्याओ शुआई नदी किनारे उठाया गया एक बच्चा था और उसे कभी पता नहीं चला कि उसके माता पिता कौन हैं। उसे उसके दत्तक माता पिता ने एक पालतू जानवर की तरह पाला था और यहाँ तक कि उसकी शादी भी उस पर जबरदस्ती करवाई गई थी। दूसरी ओर ज्याओ मेई ही वह व्यक्ति थी जिसे उसने चुना था। इस समय नौकरानी ने ज्याओ शुआई को याद दिलाया कि चाहे कुछ भी हो, वह अब एक विवाहित व्यक्ति है और उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। उसे अपने सही स्थान पर लौटना होगा। अपने ही परिवार के शब्दों का सामना करते हुए ज्याओ शुआई अवाक रह गया। फिर बटलर ज्याओ शुआई को पुराने घर से बाहर ले गया, उसे याद दिलाते हुए कि वह फिर से भटक न जाए। ज्याओ शुआई ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। बटलर के जाने के बाद ज्याओ शुआई जाने के लिए मुड़ा, लेकिन किसी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और बिना कुछ कहे पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही ज्याओ शुआई ने पलटवार करने की कोशिश की, एक और आदमी ने उसे स्टन गन से पकड़ लिया और उसे धक्का देकर भगाने लगा। सौभाग्य से ज्याओ शुआई का सहायक समय पर पहुंच गया। उसे 2 बार लात मारी, ज्याओ शुआई को पीछे खींचा और दोनों आदमियों को डराने के लिए बंदूक तान दी। जब ज्याओ शुआई ने पूछा कि वह वहां क्यों है, तो सहायक ने कहा कि उसने ज्याओ शुआई की पत्नी और मां के बीच बातचीत सुन ली थी और ज्याओ मेई ने उस पर हमला किया, इसलिए ज्याओ शुआई उसकी रक्षा के लिए पुराने घर लौट आया। हालांकि वहां एक दिन रहने के बाद उसकी जान लगभग चली गई। एक युवा जोड़ा मूसलाधार बारिश के बीच जंगल में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनके पूरे प्रदर्शन की फिल्मांकन हो रहा है। जैसे ही ज्याओ मेई और ज्याओ शुआई एक भयंकर युद्ध में उलझे, फिर से फुफकारने की आवाज आई। ज्याओ मेई ने ऊपर देखा तो पाया कि यह एक आत्मिक सांप था। उसने अपनी तलवार से ज्याओ शुआई को एक तरफ धकेल दिया और तुरंत अपने गिरे हुए कपड़े उठा लिए। ज्याओ शुआई ने सांप का चाकू उठाया और जैसे ही ज्याओ मेई पलटी, उसने उस आत्मा सांप पर वार कर दिया। ज्याओ मेई दंग रह गई, यहाँ तक कि उसका नौकर भी एक झटके से। जब तक ज्याओ मेई ने पेड़ की तरफ देखा, सांप घायल होकर भाग चुका था। ज्याओ शुआई दौड़कर आई और ज्याओ मेई से पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन वह चुपचाप वापस भाग गई। यह देखकर ज्याओ शुआई ने उसे फिर से पकड़ लिया और मार्शल आर्ट का अभ्यास पूरा होने से पहले ही उसे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। डरी हुई ज्याओ मेई ने कहा कि उसे सांप पर हमला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह निश्चित रूप से उसे परेशान करेगा। ज्याओ शुआई समझ नहीं पा रही थी कि ज्याओ मेई एक जानवर से क्यों डर रही है। ज्याओ मेई ने उससे कहा, तुम नहीं समझते, सांप यहाँ सभी से बदला लेगा, यहाँ तक कि जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देगा। ज्याओ शुआई अवाक रह गई। पेड़ पर वापस आकर ज्याओ मेई ने ज्याओ शुआई से कहा कि वह तुरंत पुराना घर छोड़ दे। शोरगुल सुनकर बटलर का ध्यान उस ओर गया। जब उसे पता चला कि ज्याओ शुआई ने उस दुष्ट सांप को घायल कर दिया है, तो उसने उसे तुरंत वहां से भगाने की पेशकश की। हालांकि जिद्दी ज्याओ शुआई ने जाने से इनकार कर दिया। इसी बीच जिस नौकर ने मार्शल आर्ट के मुकाबले का वीडियो बनाया था, उसे उसकी भाभी का फोन आया। नौकर ने उसे आउटडोर मार्शल आर्ट के अभ्यास के बारे में बताया, जिससे उसकी भाभी बहुत खुश हुई। उसने तुरंत नौकर को वीडियो भेजने का निर्देश दिया, लेकिन जैसे ही नौकर वीडियो भेजने वाला था, उसके फोन की स्क्रीन पर एक अजीब सा रंग दिखाई दिया। जब उसने उसे साफ किया तो स्क्रीन पर दुष्ट सांप की छवि दिखाई दी। फिर से ऊपर देखा तो उसने देखा कि दुष्ट सांप उसके और करीब आ रहा है, जिससे वह इतना डर गया कि उसके पैर कमजोर हो गए। वह जमीन पर गिर पड़ा और नोट इधर उधर बिखर गए। उसका नौकर उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने पैसे उठाए और अपनी जेब में रख लिए। जैसे ही वह भागने ही वाला था, सांप पकड़े हुए आदमी ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। गर्दन पकड़े नौकर लड़खड़ाता हुआ नदी के किनारे गया, नाव से जाने के इरादे से। हालांकि सांप और शराब के जहर के कारण
वह नाव में गिर गया। इस बीच उसकी भाभी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। कुछ मिनट बाद उसे नौकर का एक संदेश मिला। उसके चेहरे पर कामुक मुस्कान देखकर वह समझ गई कि संदेश में मार्शल आर्ट के बारे में है। इससे उत्साहित होकर सांप पकड़े हुए आदमी ने ज्याओ मेई को फंसाए जाने से बचाने के लिए धक्का दिया। जैसे ही नौकरों को ले जाने वाली नाव ड्रम से दूर चली गई। अगले दिन ज्याओ मेई उपवन में गई और सांप के सामने ज्याओ शुआई की अज्ञानता के लिए विनती की। तभी एक मोबाइल फोन की घंटी बजी। ज्याओ मेई ने आवाज का पीछा किया और इधर उधर ढूंढा। पहले उसे जमीन पर बिखरे बैंक नोट मिले, फिर एक पेड़ के नीचे एक मोबाइल फोन। जब उसने उसे उठाया तो उसे अपना और ज्याओ शुआई के बीच लड़ते हुए एक वीडियो मिला। यह देखकर ज्याओ मेई पूरी तरह से दंग रह गई। इस बीच नौकरों के परिवार को घाट पर नाव में शव मिला। कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने शुरुआत में माना कि मौत का कारण सांप का काटना था। यह पता लगाने के लिए कि क्या और भी जख्म थे, आगे जांच जरूरी थी। पहुंचने पर उन्हें गालियों की बौछार का सामना करना पड़ा। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह जगह सांपों का अड्डा थी, और यह भी बताया कि सभी मृतकों को सांपों ने क्यों मारा था। सबके सामने उन्होंने फिर से श्याओमी को सांप की पत्नी कहा और उनके शब्द लगातार कठोर और आहत करने वाले होते गए। यहाँ तक कि उसकी ननद भी आग में घी डालने लगी, यह जानते हुए कि यह सब उसकी ननद की साजिश का हिस्सा था। श्याओमी शांत रही। इसके बजाय उसने पुलिस को इशारा किया कि उसके घर पर काम करने वालों की मजदूरी ज्यादा नहीं है और सुझाव दिया कि वे नाव पर मिले पैसों की जांच करें। पुलिस मान गई, जिससे दोषी ननद बेचैन हो गई। उन्हें पुलिस से खबर का इंतजार करना पड़ा। इस बीच दोनों नौकरानियां सामान इकट्ठा करने की तैयारी में लग गईं। दरवाजा खोलने पर उन्हें एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। ज्याओ शुआई को एक विशालकाय सांप ने दीवार से सटा दिया था और जैसे ही वह मरने वाला था, ज्याओ मेई ने सांप को एक तरफ फेंक दिया और ज्याओ शुआई को अपना हथियार उठाने से रोक दिया। ज्याओ मेई फिर धीरे से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, अपने हाथ जोड़े और सांप से विनती की कि वह ज्याओ शुआई को और नुकसान ना पहुंचाए। यह सुनकर सांप मुड़कर चला गया। ज्याओ शुआई पूरी तरह से हतप्रभ रह गया। सांप एक क्रूर, निर्दयी जानवर था जो कभी भी मार सकता था, तो उन्होंने उसे क्यों नहीं मार डाला। ज्याओ मेई ने समझाया कि यह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि एक आत्मिक सांप था जिसने बचपन से ही उसकी रक्षा की थी। यह नहीं चाहता कि हम साथ रहें, लेकिन यह मुझे सही रास्ते पर ले जाएगा। हालांकि ज्याओ शुआई को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक सांप इतना बुद्धिमान हो सकता है। इस समय ज्याओ मेई उसे याद दिलाती है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जंगल में बिताए उस समय के बारे में सोचो। जैसे ही ज्याओ शुआई को होश आया, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और कहा कि यह महज एक इत्तेफाक था। ज्याओ मेई ने भी ज्याओ शुआई से विनती की कि वह अब उस आत्मा सांप से छुटकारा पाने के बारे में न सोचे। ज्याओ शुआई ने बाहरी तौर पर तो हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों से आत्मा सांप के प्रति उसकी गहरी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। और फिर अगले दिन ज्याओ शुआई ने अपनी नौकरानी चाची से कहा कि वह उस आत्मा सांप को मारने के लिए किसी को किराए पर लेना चाहता है। उनकी बातचीत रसोइये ने सुन ली, जिसने ज्याओ शुआई को सलाह दी कि वह उस आत्मा सांप को न उकसाए। बेहतर होगा कि वह एक घुमक्कड़ गायक ही रहे। यहाँ तक कि नौकरानी चाची भी उसे यही सलाह दे रही थी। लाचार ज्याओ शुआई बस जाने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन ज्याओ शुआई के जाते ही दोनों प्रबंधक आत्मा सांप मंदिर में ज्याओ शुआई के लिए विनती करने आए। उसकी अज्ञानता और घमंडी बातों को माफ कर दिया। जैसे ही उनकी बात पूरी हुई, एक सांप की खाल नीचे गिर गई, जिससे नौकरानी चाची चौंक गईं और हे भगवान कहकर उछल पड़ी। इस समय आत्मा सांप पेड़ पर कुंडली मारकर उन्हें देख रहा था। तभी प्रबंधक को एहसास हुआ कि यह दशकों पहले की तरह ही एक आपदा की शुरुआत हो सकती है, और प्रबंधक सही था। देवर भाभी की मार्शल आर्ट की लड़ाई उजागर हो गई और दोनों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। हालांकि ज्याओ लिंग पहले ही बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसके ससुर ने उसे जाने नहीं दिया। उसने अपने आदमियों को उसे पानी से धोने का आदेश दिया। उसके ऊपर ठंडे पानी की एक बाल्टी डालने के बाद उसने तुरंत उसे घसीटा और फिर से पीटा। जब ज्याओ लिंग की पत्नी ने दया की भीख मांगी, तभी दाढ़ी वाले आदमी ने ज्याओ लिंग को जाने देने का फैसला किया। फिर उसने अपने आदमियों को ज्याओ लिंग को घर से बाहर निकालने का आदेश दिया। दाढ़ी वाले आदमी ने फिर अपनी छोटी बहन को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से ज्याओ मेई के कुकर्मों में खलल डाला तो उसे भी घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इससे भाभी को अपमानित होना पड़ा और वह ज्याओ मेई से और भी ज्यादा नाराज हो गई। कई दिनों बाद भाभी चुपके से पुराने घर में घुस गई, नौकरों पर हमला किया और फिर ज्याओ मेई के रूप रंग का फायदा उठाकर उससे छुटकारा पा लिया। मौसी की नींद खुलते ही उन्होंने अपनी भाभी को धक्का दिया, जिससे गोली की दिशा बदल गई। ज्याओ मेई ने मौके का फायदा उठाकर भाग निकली। हृष्ट पुष्ट भाभी ने जल्दी से उसका पीछा किया, लेकिन ज्याओ मेई पीछा करते करते गायब हो गई। भाभी ने उसे हर जगह ढूंढा और फिर गुस्से में ज्याओ मेई ने अपनी भाभी को थप्पड़ मार दिया, जिससे बंदूक तो गिर गई लेकिन एक लात भी खा ली। फिर भाभी ने ज्याओ मेई को नीचे गिरा दिया और
उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली, उस व्यक्ति का गला घोंटने के इरादे से जिससे वह नफरत करती थी। लेकिन उसी क्षण भाभी के पीछे से एक सांप रेंगता हुआ निकला, जिसकी फुफकार ने उसे सतर्क कर दिया। जैसे ही सांप उस पर झपट्टा छोटी, भाभी ने आसानी से हमले को चकमा दे दिया। लेकिन सांप ने अपना काटने से चूकने के बाद भी हार मानने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह धीरे धीरे उसके करीब आ गया। भयभीत होकर छोटी भाभी बार बार पीछे हट गई। सांप को फिर से मारने के लिए तैयार देखकर श्याओ मेई ने अपनी भाभी के लिए विनती करना शुरू कर दिया। लेकिन सांप केवल उसे सबक सिखाना चाहता था, यह देखकर कि वह सांप को मना नहीं सकती। श्याओ मेई केवल अपनी भाभी को भागने के लिए कह सकती थी। लेकिन जब छोटी भाभी उठी और पिस्तौल देखी तो वह अचानक जाने को तैयार नहीं हुई। अवसर का फायदा उठाते हुए उसने जमीन से बंदूक उठाई और सांप पर गोली चला दी। जब श्याओ मेई ने पलट कर देखा तो सांप अभी भी जीवित था और फिर से खड़ा हो गया था। हालांकि यह आदरणीय भाभी आधी अधूरी लग रही थी और बार बार जमीन पर बंदूक चला रही थी। गोलियों की आवाज ने उनके पिता और बहन को, जो उन्हें ढूंढ रहे थे, आकर्षित कर लिया। जब पिता और बेटी पहुंचे तो उन्होंने उसे समझाने की कितनी भी कोशिश की, वह बाहरी लग रही थी। अपनी स्तब्ध अवस्था में उन्होंने पुलिस को सांप समझ लिया और बिना कुछ कहे कई गोलियां चला दी। पुलिस, जो बच्चों को बर्दाश्त नहीं करती, ने जल्दी से उन पर कई गोलियां चला दी, जिससे यह तमाशा खत्म हो गया। कई हत्याओं में फंसी हुई जाओ मेई ने जाओ शुआई और पुराने घर को कुछ समय के लिए छोड़ने का फैसला किया। दोनों नौकर युवती के कमरे की सफाई करते हुए नौकरानी ने दरवाजा खोला तो उसके बिस्तर पर एक बड़ा सांप पड़ा था। घबराकर दोनों महिलाएं तुरंत घुटनों के बल बैठ गईं और दया की भीख मांगने लगीं। सांप के न हिलने पर नौकरानी ने जल्दी से नौकरानी को बाहर निकाला। कुछ ही देर बाद नौकरानी सदमे से बेहोश हो गई। नौकरानी ने तुरंत श्याओ मेई को पूरी बात बताई और उसे चेतावनी दी कि सांप गुस्से में है और श्याओ शुआई को वापस नहीं आने देना चाहिए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए श्याओ मेई अनिच्छा से मान गई। फिर उसने काम के बहाने श्याओ शुआई से अलग होने की कोशिश की, लेकिन श्याओ शुआई ने तुरंत उसके इरादों को भांप लिया। उसे डर था कि सांप अभी भी जिंदा हो और बदला लेने की कोशिश कर रहा हो। जब दोनों बहस कर रही थीं, श्याओ शुआई को अचानक एक फोन आया। फोन की घंटी बजी। यह देखकर श्याओ मेई उसका इंतजार करने के लिए कार में बैठना चाहती थी। जैसे ही वह कार का दरवाजा खोलने वाली थी, उसने देखा कि कोई कार की खिड़की से चुपके से उनका वीडियो बना रहा है। श्याओ मेई तुरंत उस महिला के पास गई, पूछना चाहती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन श्याओ शुआई ने उसे रोक दिया। कंपनी में कुछ समस्याओं के कारण उसे तुरंत वापस जाना था, इसलिए श्याओ मेई ने उस महिला द्वारा चुपके से उसका वीडियो बनाने के मामले को अनसुलझा ही रहने दिया। जब श्याओ मेई कंपनी लौटी तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कर्मचारी अपने कंप्यूटर पर आपस में इस बारे में चर्चा कर रहे थे। तब श्याओ मेई को पता चला कि उसका और श्याओ शुआई का वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया था और उस पर एक विवाहित पुरुष को बहकाने का आरोप लगाया गया था। यहाँ तक कि कंपनी को भी इसमें घसीटा गया था। इससे श्याओ मेई हैरान रह गई। उसने स्वीकार किया कि उसने किसी का परिवार तोड़ दिया था, लेकिन इन सब का महत्वहीन लोगों से क्या लेना देना। उसकी सबसे अच्छी दोस्त को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और वह बस उसे दिलासा दे सकती थी। हालांकि कुछ ही देर बाद जब श्याओ मेई कंपनी से बाहर निकली तो बड़ी संख्या में पर्यटकों ने प्रवेश द्वार बंद कर दिया और उस पर सड़े हुए अंडे फेंके। पता चला कि खबरों में बताया गया था कि उनकी कंपनी पर्यटन धोखा धड़ी में शामिल थी और जिन लोगों ने उन पर हमला किया वे धोखेबाज पर्यटक थे। सौभाग्य से उसका देवर समय पर पहुंच गया और श्याओ मेई को अंदर सुरक्षित रख लिया। सुरक्षा गार्ड भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस के साथ मिलकर उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इस बीच श्याओ मेई को पेड़ों के एक झुरमुट में ले जाया गया। जैसे ही लगा कि वे लोग उस पर हमला करने ही वाले हैं, श्याओ शुआई अपनी कार में आया और उनमें से एक को टक्कर मार दी। वह बड़ा आदमी कार से बाहर निकला और उससे हाथापाई करने लगा। श्याओ शुआई वाकई कुशल था। वह उन बड़े आदमियों का सामना करते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराया और उसने कुछ ही वार में उनमें से एक को ढेर कर दिया। लेकिन सबसे अच्छा योद्धा भी छल कपट की चपेट में आ जाता है और श्याओ शुआई को भी मार पड़ी। हालांकि उसने जल्दी ही फिर से बढ़त हासिल कर ली और बड़े आदमियों को तब तक पीटा जब तक उनके पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं बचा। तभी जिस बड़े आदमी ने श्याओ मेई का अपहरण किया था, उसने पिस्तौल तान दी और दोनों की जान खतरे में पड़ गई। जैसे ही पहली गोली चली, एक सांप प्रकट हुआ। ज्यो मेई ने मौके का फायदा उठाया, पैर पटका और ज्यो शुआई की तरफ दौड़ी। उनके चारों ओर और भी सांप दिखाई देने लगे। बदमाशों को घेर लिया। घिर जाने पर ज्यो शुआई और ज्यो मेई ने मौके का फायदा उठाकर अपनी कार में भाग निकलने का फैसला किया। ज्यो लिंग, जिसकी योजना विफल हो गई थी, ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए असफल सभी आदमियों को मारने के लिए हथियारों के एक और समूह को काम पर रखा। ज्यो मेई, जो इस बार बच निकली थी, ज्यो शुआई को वापस पुराने घर ले आई। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, नौकरानी ने उसे रोक दिया।
जियो शुआई के आराम का फायदा उठाते हुए नौकरानी ने जियो मेई को चेतावनी दी कि वह अब दूसरों के परिवारों में न उलझे, वरना कभी भी खतरा आ सकता है। शायद जियो शुआई के वीरतापूर्ण बचाव के कारण जियो मेई ने अपने प्यार की खातिर एक परिवार को तोड़ने के लिए तैयार होने का फैसला किया। नौकरानी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उस हट्टे कट्टे बलिष्ठ आदमी ने नान को घूंसा मारकर बेहोश कर दिया और उसे घसीटकर एक पेड़ पर ले गया ताकि वह कुछ एरोबिक्स कर सके। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ऊपर देखने पर उसने एक राक्षस जैसा कुछ देखा और डर कर वह मुड़कर भाग गया। वह नदी के किनारे भाग गया, लेकिन उस जीव ने उसे आसानी से जाने नहीं दिया। वह आदमी पानी में गिर गया और मर गया। जब जियाओमी हवेली लौटी तो उसे पुलिस से पता चला कि मृतक एक आवारा और नशेड़ी था। पुलिस ने अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि उसे मतिभ्रम हुआ था और वह गलती से पानी में गिर गया, जिससे वह डूब गया। यह सुनकर मेई को एहसास हुआ कि मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा जटिल था। पुलिस के जाते ही उसने नौकरानी से स्थिति के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। नौकरानी ने तब बताया कि पिछली रात उसने असामान्य आवाजें सुनी थीं और जांच करने के लिए घाट पर गई थी। उसे अनजाने में जमीन पर एक हैंडबैग मिला और उसने तुरंत पहचान लिया कि वह उसकी नानी का था। उसने इधर उधर ढूंढा और आखिरकार नानी को पास की एक गली में बेहोश पाया। जैसे ही वह उसे देखने के लिए पास जाने वाली थी, एक बड़ा सांप अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। गृहस्वामी को देखते ही सांप तुरंत भाग गया। यह सुनकर मेई को यह अविश्वसनीय लगा, क्योंकि कई साल पहले एक आत्मिक सांप उसे भगाने के बाद वह फिर कभी दिखाई नहीं दी। हालांकि गृहस्वामी को यकीन था कि उसे खोजा नहीं गया था, क्योंकि उसे सांप की आंखें याद थीं और उसे यकीन था कि वह वापस आ गया है। फिर जियाओ मेई उस उपवन में गई और उस सांप को पुकारने लगी जिसने कभी उसकी रक्षा की थी। लेकिन जियाओ मेई के कहने के बावजूद सांप कभी प्रकट नहीं हुआ। जियाओ मेई के जाने के बाद ही सांप उसके पीछे प्रकट हुआ। अपनी आंखों से उसकी जाती हुई आकृति को देख रहा था। वह महिला एक विवाहित पुरुष के साथ घर लौटी। गृहस्वामी ने जियाओ मेई को सलाह दी कि एक विवाहित पुरुष को अपने घर में रखने से सांप नाराज हो जाएगा और अप्रत्याशित खतरे भी पैदा हो सकते हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक फुफकार सुनाई दी और सांप धीरे धीरे वह पेड़ पर चढ़ गई। लेकिन उस महिला को कोई परवाह नहीं थी। हालांकि अगली सुबह शाओमी जाग गई और शाओ शुआई को जगाने की कोशिश की, जो उसके बगल में गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने जबरदस्ती शाओ शुआई के शरीर को अपनी ओर खींचा और पाया कि उसे सांप ने काट लिया है। टमाटर की छटनी से सनी चादरें देखकर शाओ मेई जल्दी से उठी और शाओ शुआई के घाव को ढक दिया। उसे जगाने के लिए बार बार चिल्लाई, लेकिन यह स्पष्ट था कि शाओ शुआई पहले से ही ठंडा था। उसके सामने का दृश्य अविश्वसनीय था, लेकिन अपने हाथों पर लगे खून को देखकर यह सब बिल्कुल असली लग रहा था। शाओ मेई तुरंत अपना होश खो बैठी। वह अचानक चौंक कर जाग गई। पता चला कि यह सब एक सपना था। जैसे ही शाओ मेई को राहत मिली कि यह सिर्फ एक सपना था, उसके पीछे से एक फुफकारने की आवाज आई। शाओमी ने गौर से देखा तो पता चला कि वह एक सांप था। बिना कुछ कहे उसने एक तकिया उठाया और सांप पर फेंक दिया। सपना सांप का था, जो शाओमी को चेतावनी दे रहा था कि वह शाओ शुआई, जिसकी एक पत्नी थी, से और कोई संपर्क न रखे। लेकिन शाओमी प्रेम में अंधी होकर जाने पर अड़ी रही। उसने सांप से यहाँ तक कहा, मैं अपने जीवन के फैसले खुद करूंगी। उसके इतना कहते ही सांप ने उसे डस लिया। शाओमी इतनी डर गई कि उसने खतरे की घंटी बजा दी। सांप धीरे धीरे बिस्तर पर रेंगता हुआ आया और तुरंत हमला करने लगा। इस समय शाओमी ने आंसू बहाते हुए सांप की आत्मा से विनती की कि वह उसके जीवन में दखलंदाजी करना बंद करे और उसके मामलों में दखलंदाजी करना बंद करे। उसने सांप की आत्मा से यह भी कहा कि उसकी मां की मृत्यु के बाद से उसके जीवन में कोई नहीं बचा है और वह किसी से प्यार करने की हिम्मत नहीं करती। बोलते बोलते वह और भी ज्यादा उत्तेजित हो गई और सांप की आत्मा के प्रति वर्षों से जमा हुआ सारा आक्रोश बाहर निकाल दिया। उसने बताया कि पुराने घर में आने वाला हर कोई सांप की आत्मा से मिलने से डरता था और शाओ मेई से दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। नतीजतन उसे कोई पसंद नहीं करता था और कुछ लोगों को तो यह भी शक था कि वह सांप की आत्मा की पत्नी है। उसने सारा दोष सांप की आत्मा पर मढ़ा। शिकायत करने के बाद शाओ मेई फूट फूट कर रो रही थी। इसी समय सांप की आत्मा धीरे धीरे शाओ मेई के कंधे पर चढ़ गई। उसने उसे दिलासा देना बंद कर दिया। शाओ मेई अपनी गलतियां मानने लगी और कहने लगी कि उसे गलत व्यक्ति से प्यार नहीं करना चाहिए था। लेकिन शाओ शुआई अलग थी और उसने कहा कि शाओ शुआई ही वह व्यक्ति है जिसे वह अपना जीवन सौंप सकती है। उसने बार बार सांप की आत्मा से शाओ शुआई को चोट न पहुंचाने की विनती की। उसके बोलने से पहले ही शाओ शुआई ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। सांप की आत्मा तेजी से जमीन पर गिर पड़ी और हमलावर मुद्रा में आ गई। शाओ शुआई ने अपना सांप का चाकू उठाया और हमला करने ही वाला था कि शाओ मेई ने चिल्लाकर उसे रोक दिया।